हरे कृष्णा, वेलकम टू योर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी कि मैं CUT PGLLM 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है उसे सॉल्व करूं। तो मैं कोशिश करूंगी क्वेश्चन के साथ आप लोग को थोड़ा सा कंसेप्ट भी समझाने का, क्योंकि एग्ज़ाम पास है और हम इस क्वेश्चन पेपर को लर्निंग पर्पज़ के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहे हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट द रूल ऑफ रेस जुडिकेटा अप्लाइज टू पिटीशन फाइल्ड अंडर आर्टिकल 32 of the Constitution. And if a petition filed by petitioner in the High Court under Article 226 of the Constitution is dismissed on merits, such decision would operate as res judicata so as to bar a similar petition in the Supreme Court under Article 32 of the Constitution. और ये हमारे ऑप्शन है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस नवाब हुसैन, गुलाम अब्बास वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, तीसरा है दरियाव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश और फोर्थ है इफ्तिकार अहमद वर्सेस सैयद मेहरबान अली। क्वेश्चन आप लोग को समझ आया? देखो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा करके लिखा गया तो आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। अब मैं आपको क्वेश्चन समझाती हूँ। इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि अगर पूछा जा रहा है कि कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोई रिट पिटीशन है जो कि आर्टिकल 226 के अंदर फाइल हुई है और वो रिट पिटीशन जो है डिसमिस हो गई। क्यों डिसमिस हुई है? डिसमिस हुई है मेरिट्स पे। ये मेरिट्स वगैरह ये सब आपको CPC आना चाहिए, बट अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि कोई भी रिट पिटीशन है जो कि डिसमिस हो गई है मेरिट्स पे, तो वो अगर हम आर्टिकल 32 के अंदर ले जाएंगे, आर्टिकल 32 भी रिट पिटीशन का है, तो वहाँ पे रेस जुडिकेटा लगेगा। तो ये कौन से केस में कहा गया है? ये हमारा दरियाव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस में कहा गया है। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। जैसे देखो, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश और वर्सेस नवाब हुसैन, गुलाम अब्बास वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये सब रेस जुडिकेटा के केस से रिलेटेड है। तो आप लोग क्या है कि आप लोग कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, है ना, बट आप ध्यान रखना ये क्या है, दरियाव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ ऑटो लिमिटेशन थ्योरी रिगार्डिंग बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज स्टार्क, जेलिनेक, हार्ट, ओपनहाइम। अब यहाँ पे अगर हम बेसिस की बात करें ना, इंटरनेशनल लॉ के बेसिस की, तो अलग अलग थ्योरीज हैं, है ना, नेचुरलिस्ट थ्योरी है और पॉजिटिविस्ट थ्योरी है, ऐसे करके थ्योरीज हैं। तो उसमें से एक थ्योरी ऑटो लिमिटेशन थ्योरी, वो ये बताता है कि इंटरनेशनल लॉ कैसे एग्जिस्ट करता है, उसका बेसिस क्या है। उसका बेसिस ये है कि जो स्टेट है ना, वो खुद के पावर के ऊपर क्या करती है, खुद ही लिमिटेशन लगा लेती हैं, अपनी सॉवरेनिटी को खुद ही वो लिमिट कर लेती हैं, इंटरनेशनल लॉ को एक्सेप्ट करती हैं। तो ये ऑटो लिमिटेशन थ्योरी है। और उसके चीफ एक्सपोनेंट जो थे वो हमारे जॉर्ज जेलिनेक, यानी कि ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 3, इंडिविजुअल इज द अल्टीमेट यूनिट ऑफ ऑल लॉज, इंटरनेशनल और म्यूनिसिपल। तो जो है वो इंडिविजुअल ही है। ये किसने कहा था? ये हमारा लॉटरपैक्ट ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन 2 है इसका। इसे तो याद करना पड़ेगा। देखो आप फिर भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि ऑस्टिन तो ये बात नहीं कहेगा, ऑस्टिन स्टेट के फेवर में रहता है हमेशा। तो एक तो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो, आप समझे। खैर ये याद करने वाली चीज़ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वो ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव। ये आप लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में कंसेप्ट पढ़ा होगा। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि एक कंफ्यूजन आ जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में आप एडवर्ड कोक, एरिस्टोटल, इन सब का नाम पढ़ोगे, है ना, तो बट ये नहीं है। ये जो है बेसिकली इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, नेपोलियन बोनापार्टे। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये जो हमारा ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव का ये जो फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, ये नेपोलियनिक सिस्टम के अंडर आया था और नेपोलियन बोनापार्टे माने जाते हैं कि उन्होंने ही सिस्टम को स्टैब्लिश किया। तो इट्स नेपोलियन बोनापार्टे। अब ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव आए तो याद रखना नेपोलियन बोनापार्टे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ हेल्ड that the Indian Constitution has not indeed recognized the doctrine of separation of power in its absolute rigidity। ये लैंडमार्क केसेस है। देखो साफ साफ बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन से केस में ये बोला है कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर जो है हम एब्सोल्यूट रिजिडिटी में नहीं मतलब फॉलो करते हैं, बट द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट हैव बीन सफिशिएंटली डिफरेंशिएटेड। तो ऑप्शन है इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AK क्रैपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और फोर्थ है राम जवाई कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है। तो कुछ लैंडमार्क केसेस हैं, आपको याद रहना चाहिए कि किससे रिलेटेड है और क्या चीज़ है।
ठीक है। तो ये सारे लैंडमार्क केसेस है, आपको सब पता होने चाहिए। A.K. गोपालन हो गया, फिर केशवानंदा तो सबको ही पता रहता है ना। और जो पूरा आपको बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह सारी चीज़ देखोगे ना, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, है ना। फिर और ये मत सोच कहाँ से पता चलेगा आपको, आप कहीं पे भी ढूंढोगे आपको मिल जाएगा लैंडमार्क केसेस का। अगला क्वेश्चन नंबर 6, सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 इज अप्लीकेबल ऑन। तो सेक्शन 5 क्या कहता है? सेक्शन 5 बात करता है लिमिटेशन एक्ट की कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। कॉन्डोनेशन ऑफ डिले मतलब जो प्रिस्क्राइब्ड एक टाइम पीरियड है लिमिटेशन एक्ट के अंदर, उसे एक्सटेंड किया जा सकता है, मतलब आपको ज़्यादा समय दिया जा सकता है अगर आप सफिशिएंट कॉज है तो ये जो है कहाँ पे अप्लीकेबल है, तो ये सूट्स में नहीं लगता है, ठीक है। तो ये अपील और एप्लीकेशन पे ये सेक्शन 5 लगता है, ठीक है। तो इसका हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, अपील्स एंड एप्लीकेशन, सूट्स पे नहीं लगता है, ठीक है। और सिर्फ अपील पे नहीं, अपील और एप्लीकेशन दोनों पे लगता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसको मैच करना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो थोड़ा इस तरीके से लिखा हुआ है ना। A1 तो मैंने इस तरीके से आपको करके लिख दिया, A टाइम बार डेप्ट है, ठीक है। और B क्या है? राइट टू रेपुटेशन। C क्या है हमारा? राइट इन रेम। और D है हमारा कॉपीराइट। और ये मैच जिससे करना है, पहला है राइट इन पर्सोनम, दूसरा है पर्सनल राइट, तीसरा इम्परफेक्ट राइट, और फोर्थ है हमारा इंटेलेक्चुअल राइट। तो देखो सबसे पहली बात, टाइम बार डेप्ट क्या है? वो इम्परफेक्ट राइट होता है। इम्परफेक्ट राइट मतलब आपने जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ा होगा, परफेक्ट राइट, इम्परफेक्ट राइट। इम्परफेक्ट राइट मतलब आपका राइट तो है लेकिन आप कोर्ट में एनफोर्स नहीं करा सकते। तो A का 3 आपको कहाँ दिख रहा है? इन दो में दिख रहा है, यानी कि ये दो तो नहीं होंगे, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। चलो, कॉपीराइट क्या है? कॉपीराइट हमारा इंटेलेक्चुअल राइट है, तो D का 4, तो D का 4 तो सब में ही है, तो इसे सॉल्व करके कुछ हुआ नहीं, ठीक है। उसके बाद अगला है हमारा राइट टू रेपुटेशन। तो जो राइट टू रेपुटेशन है वो क्या है? वो हमारा पर्सनल राइट है, यानी कि B का 2। तो B का 2 कहाँ पे मिल रहा है? 1। तो 7th का क्या होगा? ऑप्शन A, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या है कि प्रेसिडेंट कैन रिटर्न द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट फॉर रिकंसिडरेशन। पहला है ट्वाइस ओनली, दूसरा एनी नंबर ऑफ टाइम्स, तीसरा है वंस ओनली, चौथा है नॉट इवन वंस। तो इसके लिए अगर आप लोग आर्टिकल 74 का 1 देखेंगे तो उसमें ये बोला गया कि प्रेसिडेंट जो है वो रिकंसिडरेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही बार कर सकता है ना, वंस ओनली। उसके बाद वो लेकिन मतलब वो बाउंड है, जो भी रिकंसिडर एडवाइस है उस पर बाउंड है वो एक्ट करने के लिए, यानी कि वापस से भेज सकता है। तो ये आप आर्टिकल 74 देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है राइट गारंटीड अंडर आर्टिकल 25 इज सब्जेक्ट टू। अब ये क्वेश्चन क्या बताते हैं? क्वेश्चन ये बताता है आर्टिकल 25 है, जो हम आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, है ना, ये बहुत ही क्या बोलते हैं कि बेसिक से आर्टिकल्स हैं, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, दे आर वेरी बेसिक आर्टिकल्स, है ना। तो इसके अंदर अगर आप लोग देखेंगे क्या है, बस रीड करना ही, और क्या है? तो इसका ऑप्शन जो है 2 है, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ एंड अदर प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। आप वैसे पढ़ के भी हटा सकते हो, स्टेट रेगुलेशन डिस्ट्रिक्शन तो सिर्फ नहीं होगा, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ, इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। तो आप लोग एक बारी ठीक से पढ़ना क्वेश्चन, अभी भी टाइम है ना। मैं आपको कहूँगी एटलीस्ट फंडामेंटल राइट्स तो ठीक से पढ़ लेना, रीड कर लेना बेरक ठीक से। अगला क्वेश्चन नंबर 10, unless approved by the state legislature, the ordinance issued by the government shall cease to operate at the expiration of। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये सीधा बेयर एक्ट को पढ़ने वाली चीज़ है ना। तो ये हमारा कहाँ पे दे रखा है? आर्टिकल 213। ये कुछ ऑर्डिनेंस, इमरजेंसी, प्रेसिडेंट की पावर, गवर्नर की पावर, है ना, ये एक दो वीडियो देखोगे ना समझ आ जाएगा उसमें, तो इसलिए ध्यान रखना। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो 213 के 2 में जो है, तो ये क्या है? 6 वीक्स, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 3 है। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 11। इसमें क्या करना है? मैच करना है। तो लिखा है उसी तरीके से है, आप लोग मतलब खुद भी देख सकते हो ना। A आर्टिकल 54, B आर्टिकल 79, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो देखो डायरेक्ट इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन है, ये मैं कह रही हूँ, पता है वीडियोज़ रहती हैं, है ना, यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोज़ है, एक बार आप भी डायरेक्ट लेके देखो ना, ट्रिक वगैरह होते हैं, सबको याद करने का हो जाएगा। तो आर्टिकल 54 क्या कहता है? आर्टिकल 54 बात करता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की,
ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 79 हमारी बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 80 किसकी बात करता है, कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा, है ना। और ये किसकी बात करते हैं, 81 बात करता है कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा, ठीक है। तो हमारा क्या आंसर होगा 2 1 3 4, यानी कि क्वेश्चन 11 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, और इसको भी मैच करना है। तो पहला जो है वो क्या बोल रहा है, पहला जो है वो बात कर रहा है राइट टू प्रिवेसी। राइट टू प्रिवेसी कौन से केस में कहा गया था, आप यहाँ पे केस देखो, रिटायर्ड पुट्टासामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कि केशवानंदा भारती, कि भिकाजी नारायण में कहा गया था, कि ए के गोपालन में कहा गया था। थोड़ा सा आपको पढ़ने में डिफिकल्टी होगी, है ना, बट मेरे पास भी थोड़ा टाइम का रिस्ट्रिक्शन था तो मैं सब लिख नहीं पाई। तो राइट टू प्रिवेसी ऑब्वियसली जस्टिस के एस पुट्टास्वामी के केस में कहा गया था, यानी कि ए का 1 है। तो यानी कि हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, 1 और 3 में से हो सकता है। चलो दूसरा क्या, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ऑब्वियसली केशवानंदा भारती, तो बी का क्या 2 है, दोनों में ही 2 है। चलिए अगला, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, ये किस में कहा गया था, ये भिकाजी नारायण के केस में कहा गया था, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3, सो ए जो हमारा राइट आंसर है। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स भिकाजी नारायण के केस में कहा गया था, और डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी ए के गोपालन केस, ये लैंडमार्क केसेस हैं, ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। सेविग्नी की थ्योरी किस पे बेस्ड है, तो सेविग्नी की थ्योरी रोमन लॉ पे है। ये तो याद ही करना पड़ेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा, है ना, ये पढ़ोगे तो पता चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, रेस नलियस। रेस नलियस मतलब वो प्रॉपर्टी बिन माँ बाप की प्रॉपर्टी, मतलब वो प्रॉपर्टी किसी की नहीं है, बेनाम है वो प्रॉपर्टी। तो रेस नलियस रूल इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई करता है, इसका मतलब क्या है, तो राइट ऑफ ईजमेंट एक्वायर्ड आफ्टर पैसेज ऑफ टाइम प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ, ऑब्वियसली नहीं। द ओनर ऑफ ए प्रॉपर्टी हैज़ राइट टू टेक बेनिफिट फ्रॉम द प्रॉपर्टी, नहीं। तीसरा कहता है प्रॉपर्टी विच बिलोंग्स टू नोबडी, करेक्ट, तो ऑप्शन 3 है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, इसको क्या करना है, मैच करना है। तो ये मतलब जूरिस्ट और थिंकर का नाम है, और उन्होंने जो कंसेप्ट स्कूल दिया उससे मैच करना है। तो यहाँ पे जो ग्रोशियस की बुक है डी जेरे बेल एक्पेकिस ऑन द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस, इसका मतलब ये इंग्लिश में इसका प्रोनाउंसिएशन है ऑन द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस। तो ए का तो 1 है, ठीक है, ये ग्रोशियस ने कहा, तो ए का 1 है, तो 2 ऑप्शन हो सकते हैं, 1 या 3। कमांड थ्योरी किसने दिया है, बताओ, ऑस्टिन ने, ये तो कोई डाउट ही नहीं, ऑस्टिन ने दिया ये कमांड थ्योरी। तो बी का क्या हो जाएगा हमारा 2, तो यानी कि तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, बट स्टिल मैं आपको आगे का बताती हूँ। सी है हमारा सेविग्नी। सेविग्नी जो है ऑब्वियसली हिस्टोरिकल स्कूल से रिलेटेड है, और पाउंड जो है वो रॉस्को पाउंड ने सोशल इंजीनियरिंग का कंसेप्ट दिया था, ठीक है, सोशल इंजीनियरिंग का कंसेप्ट दिया था। और ये हमारे इनको तो इनफैक्ट फादर भी कहा जाता है सोशियोलॉजिकल स्कूल का। और सेविग्नी जो है, कार्ल वॉन सेविग्नी, उन्होंने वॉल्जिस्ट थ्योरी दिया था, नाम से वॉन सेविग्नी है ना, कार्ल वॉन सेविग्नी, तो यहाँ पे वॉल्जिस्ट थ्योरी दिया था। वॉल्जिस्ट मतलब स्पिरिट ऑफ द पीपल, जो लोग कहते हैं वही लॉ होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 डील्स विथ सेट ऑफ, तो सेट ऑफ जो है वो हमारा सेक्शन 427 में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट विद रेफरेंस टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है, आपको बताने स्टेटमेंट दिए 4, आपको बताना है कौन सा सही है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के लॉ के हिसाब से। ए क्या कहता है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट डील्स ओनली विद द इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये गलत है। ये हम सबको लगता है कि ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ डील करता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ भी डील करता है। कैसे मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ डील करता है, ये आप लोग बताएंगे। ऑप्शन बी क्या बात करता है, ट्रांसफर कैन बी मेड टू एन अनबॉर्न पर्सन अंडर टीपीए, तो इसका आप लोग का इसके बारे में क्या कहना है। आप लोगों ने पढ़ा होगा सेक्शन 13 और 14 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, तो सेक्शन 13 है ना। चलिए तो एक तो ये है ऑप्शन, तो आपको क्या लगता है बी सही है कि गलत है, तो यहाँ पे जो बी है वो सही है, वो अनबॉर्न पर्सन को दिया जा सकता है लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करके, ठीक है। चलो टीपी में आप देखेंगे, बाकी सेक्शन 13 टीपी से डील करता है, तो बी सही है। टीपी अप्लाइज ओनली टू हिंदूज, नो दिस इज रॉन्ग, तो सी तो डेफिनेटली रॉन्ग है। देखो किसी को कुछ नहीं आता ना, उसे पता सी रॉन्ग है, तो एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो ही जाएगा। फोर्थ क्या है,
ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी passes forthwith to transferee, all the interest which the transfer is incapable of passing. हाँ, तो इसका क्या है, बी और डी, तो यानी कि ऑप्शन 2. ठीक है. अगला क्वेश्चन नंबर 18, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट है. ठीक है. तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली विद द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ऐसा है क्या? नहीं. सो दिस इज रॉन्ग. ठीक है. उसके बाद फिर अगला क्या है, इवन इफ बोथ द हाउसेज डिसअग्री अ जॉइंट सिटिंग कैन बी कॉल्ड टू रिजॉल्व डेडलॉक इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, तो बी भी नहीं सही है. ठीक है, तो बी गलत है. उसका सी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी डन बाय सिंपल मेजॉरिटी इन सम केसेस. हाँ, ये सही है कि सिंपल मेजॉरिटी होती है कुछ केसेस में, वहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी भी चलती है ना. आप आर्टिकल 368 देख सकते हैं. उसके बाद ऑप्शन मतलब ऑप्शन डी क्या कह रहा है, रेटिफिकेशन बाय नॉट लेस देन हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज रिक्वायर्ड फॉर सर्टेन अमेंडमेंट्स. हाँ, सही बात है. कुछ कुछ होते हैं जिसमें स्टेट कंसर्न होता है, वहाँ पे हाफ ऑफ द स्टेट का हमें रेटिफिकेशन चाहिए होता है. तो सी और डी सही है, यानी कि ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 19, वे द प्रेसिडेंट इशूड प्रोक्लेमेशन अंडर आर्टिकल 356. अच्छा, मैं आपको एक बात बता रही हूँ, एग्जाम में देखो अभी भी टाइम है, मैं आपको रिकमेंड करूँगी इमरजेंसी वाली जो चीज़ है उससे क्वेश्चन बनते हैं. देखो कुछ भी चीज़ प्रिडिक्ट नहीं करी जा सकती, लेकिन मैं कहूँगी एक बस के सारे आर्टिकल्स, ज़्यादा तो है नहीं, है ना. आप एक बार ही देख लेना. चलिए, क्या बोल रहा है कि वेयर द प्रेसिडेंट इशूड प्रोक्लेमेशन अंडर आर्टिकल 356, द प्रेसिडेंट मे बाय प्रोक्लेमेशन assume to himself all or any function of government of the state. हाँ, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, ये आपको इसमें से बताना है कि तो ये तो बिल्कुल जो है प्रेसिडेंट के पास पावर आ जाती है. बी, डिक्लेयर दैट द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शैल बी एक्सरसाइजेबल बाय द पार्लियामेंट. यस, ये भी होता है. ठीक है. फिर सी क्या है, मेक सच इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजन एज अपियर टू द प्रेसिडेंट नेसेसरी. करेक्ट, ये भी कर सकता है. डी, सस्पेंड द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू एनी अथॉरिटी इन द स्टेट. तो ऑब्वियसली डी भी हो सकता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 20, रीड द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू. इसमें बेसिकली समझाने वाला नहीं था, वो सीधा डायरेक्ट पढ़ के था, इस वजह से इसमें कुछ मैं बता नहीं रही. चलिए, क्वेश्चन 20, रीड द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, और आपको इसमें से बताना है कौन सा सही है. प्राइमेसी इज नॉट गिवन टू ऑल फंडामेंटल राइट्स ओवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. तो आप बताइए स्टेटमेंट सही है या गलत है. तो ये बात सही है ना. मतलब ऐसा नहीं कि सारी फंडामेंटल राइट्स सारी डीपीएसपी से ऊपर हो जाएंगे. सही है. फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 14 एंड 19 आर गिवन प्राइमेसी ओवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा वो 14 और 19 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गलत है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल अंडर आर्टिकल 39B एंड 39C आर गिवन प्राइमेसी ओवर आर्टिकल 14 एंड 19. तो ये जो है ये सही है. ठीक है. और ऑप्शन डी, आर्टिकल 31C वॉज इंसर्टेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट, विच ऑफ द अबव इज करेक्ट. तो क्या ये 31C जो है वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट से आया था? तो ये भी जो है ये सही है. ये बात सही कैसे है कि बेसिकली क्या हुआ कि जो आर्टिकल 31C था ये 25th अमेंडमेंट एक्ट से इंसर्ट हुआ और बाकी से 42nd अमेंडमेंट में एक्सपेंड किया गया. तो इसमें 2 अमेंडमेंट्स आप लोग देख सकते हैं. ठीक है. और यहाँ पे ये वाली जो लाइन है जो मैंने ऑप्शन सी बताया था, ये आपको आर्टिकल 31C में देखने को मिल जाएगा. मैं कहीं से भी नहीं बोल रही, आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आर्टिकल 31C आप एक बार रीड कर सकते हैं तो आपको इसके बारे में समझ आ जाएगा. और बाकी मैंने आपको बता दिया. तो यानी कि इसका क्या सही आंसर होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मतलब 1. ए डिक्री फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स कैन बी एग्जीक्यूटेड इन इंडिया. डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स आपको पता है ये कहाँ पे दे रखा है? कंजुगल राइट्स ये हमारा दे रखा है सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट. ठीक है. तो ये क्या कहता है कि जो हमारी डिक्री है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की कैन बी एग्जीक्यूटेड इन इंडिया, किस तरीके से एग्जीक्यूट करी जा सकती है? तो पहला, अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द रिस्पोंडेंट, अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ द पार्टीज. तीसरा, इम्प्रिजनमेंट ऑफ द रिस्पोंडेंट, नन ऑफ द अबव, इट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड. तो इसके लिए इसका जो सही जवाब है वो है अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द रिस्पोंडेंट.
ऑर्डर 21 रूल 32 CPC में अगर हम लोग देखेंगे तो ये बता रखा है, ठीक है, ऑर्डर 21 रूल 32 CPC। क्वेश्चन नंबर 22, where in order to give effect to international agreement the parliament enact laws on matter enumerated in state list without consulting the affected state, such law is, I'm so sorry, such law is constitutionally valid under article 253। इसके ऑप्शंस आपको बताना है, तो यस वो जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड होगा अंडर आर्टिकल 253। आप एक बार आर्टिकल 253 रीड कर सकते हैं। तो कोई मान लो इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, अगर पार्लियामेंट उसे नेक्ट करने के लिए कोई लॉ बनाना चाहे तो बना सकती है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो स्टेट लिस्ट में मैटर है, ठीक है, उसे वैलिड माना जाएगा अंडर आर्टिकल 253। क्वेश्चन नंबर 23, सीक्वेंस द फॉलोइंग एज इट अपीयर्स इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो प्रियम्बल तो देखो एज इट इज़ याद होनी चाहिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलिमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरीन सोशलिस्ट सेकुलर, है ना, सोवरीन, ये तो इजी पूछा है, सोवरीन सोशलिस्ट सेकुलर, देखो फर्स्ट 1 2 ऐसे करके होगा, समझे आप। तो इसका क्या करेक्ट होगा। अब इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 23 आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 जगह डी पहले दिख रहा है, ठीक है, तो डी पहले है इसमें फिर हमने क्या बताया, सोवरीन सोशलिस्ट सेकुलर, सॉरी मैंने सेकुलर पे 2 लिख दिया, सॉरी सोशलिस्ट पहले ना, हम सो सॉरी, है ना। तो दूसरे नंबर पे क्या है, सोशलिस्ट आता है, फिर आएगा सेकुलर, है ना। तो यानी कि ये इसका जो सही जवाब है वो क्या है हमारा, ऑप्शन 1, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, इसे याद ही करना पड़ेगा प्रियम्बल को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। ये कौन सी इसमें से पावर जो है एक्सक्लूसिवली लोकसभा के पास है। तो पहला जो इसमें ऑप्शन है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दूसरा है टू पास नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तीसरा टू इनिशिएट अ मनी बिल। तो इसमें ये तो नहीं है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये नहीं है, बाकी ये दोनों है, तो यानी कि ऑप्शन 4 दोनों आएंगे, बोथ 2 and 3, टू पास नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और मनी बिल इनिशिएट करने का पावर। अगला क्वेश्चन 25, विच ऑफ द फॉलोइंग आर circumstances under which a member of parliament can be disqualified under the 10th schedule of the constitution of India। तो ऑप्शन ए बात करते हैं, इफ यू वॉलंटरली गिव्स अप हिज मेंबरशिप, है ना, इफ यू वॉलंटरली गिव्स अप हिज मेंबरशिप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, तो हाँ डिस्क्वालीफाई हो सकता है। इफ यू वोट्स और एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग कॉन्ट्ररी टू एनी डायरेक्शन ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी, यस इस पे भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है। सी, इफ अ नॉमिनेटेड मेंबर जॉइन्स अ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 months, तो यस ये भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद डी क्या है, इफ़ यू कंटेस्ट एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एंड विंस, तो ये तो नहीं है ना डिस्क्वालीफाई करने का। तो यहाँ पे ए बी एंड सी यानी कि इसका ऑप्शन 2 है, ठीक है। और आप लोग रीड कर लेना, हो सकता है कि मेरे से भी हल्का थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है ना, क्योंकि इतना सारा इस टाइम पे मैं वीडियो बना रही हूँ, इतने बहुत सारे स्टूडेंट्स जो उनसे कम्युनिकेट भी करने, तो हो सकता है थोड़ा बहुत 1-2 इधर उधर हो जाए। तो आपको लगता है कुछ तो आप प्लीज़ लिख देना, ठीक है, आप फीडबैक दोगे तभी ठीक हो पाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, मुझे पता है थोड़ा लग रहा होगा कि होगा कि नहीं होगा, है ना, पर एकदम बैठे रहो, है ना, और एकदम एंथुसियास्टिकली पढ़ो, हो जाएगा। मेरी वॉइस थोड़ी आज ठीक नहीं है तो मे भी इतना एंथुसियाज्म नहीं आ पा रहा होगा, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। आप लोग ध्यान से सुनो, ठीक है। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, ठीक है, लीगल मैगजीम है, और दूसरे में इसके क्या है, लीगल डॉक्ट्रिन्स है। ओट लीटे पेंडेंटे निहिल इनोवेटोर, ठीक है। और चलिए ये अगर ये आप लोग को मे भी हार्ड लग रहा होगा, ये कम सुना है। चलिए बी देखते हैं, बी क्या लिखा है, क्यू फैसेट पर एलियम फैसेट पर से, ये तो सबने सुना है, क्यू फैसेट पर एलियम फैसेट पर, क्यू फैसेट पर एलियम फैसेट पर से, ये मतलब मुझे लगता है सभी ने सुना होगा, करेक्ट। तो ये किसकी बात करता है, ये एजेंसी से रिलेटेड है, वाइकेरियस लाइबिलिटी से रिलेटेड है, करेक्ट। किससे रिलेटेड है ये एजेंसी से रिलेटेड है, वाइकेरियस लाइबिलिटी से रिलेटेड है। तो बी का जो है वो आप यू आर वेरी क्लियर अबाउट इट, तो यानी कि 1 होगा या 2 होगा, करेक्ट। आगे चलते हैं, फिर क्या है, तीसरा डेलीगेटस नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेट, ये तो ऑब्वियसली सब डेलीगेशन की बात कर रहा है, तो सी का 3 है,
तो सी का 3 दोनों में सी का 3 है। चलिए, ये आपने सुना होगा नेमोडेट क्वेड नॉन हैबिट, इसका क्या मतलब है? और इसका है उटलीटे पेंडेंटे निहिल इनोवेटर। तो मतलब आप देख रहे हो, आपको 2 ऑप्शन मिल चुके हैं। वैसे इसका जो है हमारा ऑप्शन 1 है ना? क्योंकि जो ये है उटलीट पेंडेंटे निहिल इनोवेटर, ये किसकी बात करता है? ये बात करता है लिस पेंडेंस, ठीक है? और ये बात करता है हमारा नेमोडेट क्वेड नॉन हैबिट ऑनरस गिफ्ट की बात करता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27, अरेंज द फॉलोइंग एज पर द सीक्वेंस इन विच दे अपीयर इन द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में किस ऑर्डर में अपीयर होते हैं? अगर आप लोग को नहीं भी पता ना, आप एक बार रीड करेंगे चीज़ों को, तो आप खुद एक नॉर्मल थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे ना, उससे भी आप चीज़ों का आंसर कर सकते हो। अब मैं ये ऐसे नहीं कि आपको बस बताने के लिए मतलब ऐसे ही बोल दिया हवा में, नहीं, मैं जेन्युइनली मीन कर रही हूँ। तो इसमें सबसे पहले 4 चीज़ें दे रखी हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले हमारा आएगा ट्रायल बिफोर सेशन कोर्ट, ठीक है? तो डी जो है किधर दे रखा है? 2 जगह दे रखा है, 1 और 2, ठीक? उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारा आएगा टेंडर ऑफ पार्डन, तो बी हमारा कहाँ पे दे रखा है? ऑप्शन 2। उसके बाद फिर हमारा क्या है? उसके तो ऑब्वियसली ऑप्शन 2 हो गया। टेंडर ऑफ पार्डन के बाद क्या आएगा? कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, और फिर लास्ट में आ रहा है विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर। ये तो देखो, आपको मैंने वही बोला, थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज करोगे तो हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर मेथड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ ट्रीटी। तो ट्रीटी को टर्मिनेट करने का क्या क्या तरीका है? तो पहले क्या है? बाय कंसेंट ऑफ द पार्टीज। हाँ, ऑब्वियसली पार्टीज अगर कंसेंट कर तो हो सकता है। बाय डिनंसिएशन और विड्रॉवल, डेफिनेटली ये भी हो सकता है। तीसरा क्या है? बाय कंक्लूडिंग अनदर इनकम्पेटेबल ट्रीटी। हाँ, ये भी हो सकता है। बाय ब्रीच ऑफ ट्रीटी बाय वन पार्टी। हाँ, ये भी हो सकता है। तो ये चारों हैं, तो यानी कि इसका क्या है? ऑप्शन 4 है, ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है? विथ रिगार्ड टू द प्रोविजन ऑफ ए CRPC 1973 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट। तो अब ये देखना है कि इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है ना? तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है कि आर नॉट करेक्ट। एक चीज़ ध्यान देखना, आर नॉट करेक्ट, और फिर नीचे क्या लिखा रहता है? चूज द करेक्ट आंसर। तो इसमें कुछ लोग जेन्युइनली कंफ्यूज होते हैं, पर प्लीज़ आप लोग ध्यान देना, है ना? तो हमें देखना है इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। पहला ये है, ठीक है? तो हाँ, बिल्कुल, इसमें तो कोई दो बात है ही नहीं। दूसरा क्या है? कंप्लेंट कैन बी मेड ओनली इन राइटिंग। ये तो डेफिनेटली गलत है ना? तो बी और सी भी जैसे आप लोगों ने पढ़ा, इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ट्रायल, ये भी गलत ही है। तो बी और सी तो डेफिनेटली है। डी क्या है? कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस आर दोज विच पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। हाँ, तो ये तो सही ही है। तो बी और सी गलत है, तो यानी कि सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 1। चलिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू UDHR। ठीक है, अब आपको बताना इसमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है UDHR के रेफरेंस में। पहला है UDHR वॉज अडॉप्टेड 1948, ये तो सही है, तो ये तो डेफिनेटली नहीं होगा। UDHR इज अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी, ये तो नहीं है, ये तो डेफिनेटली गलत है। तो B 2 और 3 में दिख रहा है। चलिए, इंडिया वोटेड इन फेवर ऑफ UDHR, तो हाँ। और D क्या है? UDHR हैज 30 आर्टिकल्स, तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, है ना? तो इसके 30 आर्टिकल्स हैं, तो इसमें सिर्फ गलत जो है B है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। हु कॉइन्ड द टर्म क्रिमिनोलॉजी, तो ये तो ऑब्वियसली याद ही करना पड़ेगा, रेफेले गेरफेलो, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 32, हु कॉइन्ड द टर्म विक्टिमोलॉजी, तो इसमें बेंजामिन मेंडलसॉन, ठीक है। ये याद करने वाली चीज़ें हैं, विक्टिमोलॉजी कौन लेके आया, ये कौन लेके आया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर नॉट रिलेटेड टू पोस्ट डिसीजनल हियरिंग, कौन सा इसमें से है जो पोस्ट डिसीजनल हियरिंग से नहीं जुड़ा हुआ? मेनका गांधी तो है, डेफिनेटली है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक, तो नहीं होगा, ठीक है। तो जिसमें A है वो तो पहले ही चला गया, तो 1 और 3 चला गया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि दूसरा है
HL ट्रेहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्या है? HL ट्रेहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस वाले केस में पोस्ट डिसीजनल हियरिंग नहीं हुई है, तो बी एक ही में है, तो इसका सही आंसर क्या है? 2। अब वैसे भी आप गेस कर सकते थे कि एक एक रायपक में नहीं, मतलब एक एक रायपक वाले केस को तो आप जानते ही, लैंडमार्क है ही, और मेनका गांधी, ये दो केसेस आपको पता ही होंगे, तो उसके हिसाब से भी आप गेस कर सकते हो। तो 33 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। ठीक है, अगला आता है क्वेश्चन नंबर 34। In which of the following case the Supreme Court has given detailed guidelines so that Section 89 of Code of Civil Procedure can be utilized so as to make ADR effective? तो 89 जो है CPC का, वो किसके बारे में बात करता है? वो ADR के बारे में बात करता है। तो कौन से केस में डिटेल्ड गाइडलाइंस दी गई हैं? तो ये जो हमारा केस है, दैट्स AFCON इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वर्सेस चेरियन वार्के कंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं है। सेलेम एडवोकेट तो होगा नहीं, ये तो मतलब नॉर्मल सी बात है, एक तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर लोगे। वैसे इसका ये आप केस याद कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इट वॉज हेल्ड दैट ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ कॉलेजियम डिस्कशन कैनॉट बी डिस्क्लोज इन पब्लिक डोमेन, ओनली फाइनल डिसीजंस आर टू बी डिस्क्लोज्ड। तो सारे जो चीज़ें इंफॉर्मेशन है कॉलेजियम डिस्कशन के, हमसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते पब्लिक डोमेन में, सिर्फ और सिर्फ फाइनल डिसीजंस के अलावा। तो ये कहाँ पे कहा गया था? ये हमारा था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दैट्स ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 36। What is the maximum penalty under the Right to Information Act 2005 for delay in furnishing the information? तो ये जो है हमारा 250 रुपया पर दिन लगेगा। ठीक है, 250 रुपया पर दिन और मैक्सिमम 25,000 तक का। ये कहाँ पे लिखा गया है? ये जो है हमारा सेक्शन 20 में आप लोग देख सकते हैं, RTI एक्ट के सेक्शन 20 में। क्वेश्चन नंबर 37। Q strikes X. X by this provocation is excited to extreme violent rage. Y is a bystander and is an enemy of Q. Y, taking advantage of this rage of X, puts a sword in X's hand and says strike Q. X strikes Q and kills him. Which of the following is correct? तो इसमें क्या है? X is guilty of culpable homicide and Y is not guilty. नहीं, ऐसा तो नहीं है। Both X and Y are guilty of murder. नहीं। Option 3, X is guilty of culpable homicide not amounting to murder and Y is guilty of abatement of culpable homicide. ये करेक्ट है। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा? इसका ऑप्शन 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग सेक्शन 300 जो IPC है उसका एक्सेप्शन जो 1 है वो किसकी बात करता है? वो बात करता है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की बात करता है ना? प्रोवोक किया ना उसने, तो ये बात करता है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की बात करता है, और वाई जो है वो अबेट कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है। नयन मीट्स बाला ऑन हाई रोड, shows a pistol and demands from Bala all the valuable that she is in possession of. She surrender her gold bangles and a mobile phone. तो नयन is guilty of theft. क्या आपको क्या लगता है? थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डेकोटी, ये जो कुछ क्राइम्स, अब प्रॉपर्टी के अगेंस्ट क्राइम पढ़ रहे हो ना, IPC में जो भी क्राइम्स पढ़ते हैं ना उसके एसेंशियल्स पता होने चाहिए। ठीक है, इसका पूरा एक चार्ट आप लोग को बना लेना चाहिए एसेंशियल से रिलेटेड। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये रॉबरी के लिए, सेक्शन 390 ऑफ IPC। रॉबरी क्यों? वैसे तो थेफ्ट लग रहा है, नॉर्मल देखा जाए तो थेफ्ट है, बट यहाँ पे क्या है? फियर ऑफ इंस्टेंट इंजरी भी है, तो ये क्या है? ये रॉबरी है। ठीक है, ये कहाँ पे? सेक्शन 390 IPC में दे रखा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस हैज द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट टीचर्स आर नॉट वर्कमैन अंडर सेक्शन 2S ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947? तो ये जो था हमारा ऑप्शन नंबर 2, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वर्सेस रामनाथ, क्योंकि ये तो बहुत, अगर किसी ने लेबर लॉ पढ़ा होगा ना तो ये जो है ये तीनों बहुत ही लैंडमार्क केसेस हैं। किसी को मतलब आई मीन चारों ही लैंडमार्क केसेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं। तो इसका क्या है? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वर्सेस रामनाथ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द इनेक्टमेंट ऑफ द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992? तो पहला क्या है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इन सिक्योरिटीज, हाँ ये है ऑब्जेक्टिव। दूसरा टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट, ये भी है। तीसरा टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट, ये भी है।
फोर्थ क्या है, टू नेशनलाइज स्टॉक एक्सचेंजेस, ये नहीं है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, A, B एंड C। अब अगला क्वेश्चन नंबर 41। अच्छा, इसमें जो केसेस आपको बताए ना, कंपनी लॉ के केसेस बताएं, आपको इसमें मैच करना है, लीगल प्रोपोजिशन और केस लॉ, ये बड़े ही लैंडमार्क चीज़ें हैं। कंपनी लॉ में अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो क्या कंपनी लॉ पढ़ा, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कौन से केस में दिया गया, मैं कह रहा हूँ आप ऑप्शन हटाइए, आपको पता होना चाहिए, है ना, अभी हम लर्निंग पर्पस के लिए कर रहे हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट हमारा टर्कुएंट के केस में दिया गया, किधर दिया गया, टर्कुएंट के केस में दिया गया। तो रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कुएंट, तो यानी कि ए का हमारा क्या है 2। चलिए, उसका दूसरा क्या है हमारा, ए हो गया। बी हो गया लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट वेल। तो लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट वेल यहाँ पे हमारा जो केस का नाम है गिलफोर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड वर्सेस हॉर्न, ठीक है। आप लोग सोच रहे होगे सैलमन वर्सेस सैलमन भी है, तो उसके लिए हमारा सैलमन प्रिंसिपल है, तो डी का 4 होगा, ठीक है, डी का 4 है। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का मैंने बताई दिया, वो है हमारा ऑप्शन 1। और बाकी जो है हमारा ये तीसरा डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, तो ये कहाँ पे बताया गया डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स हमारा बताया गया है एशबरी रेलवे कंपनी का जो केस है, ठीक है, एशबरी रेलवे। तो ये आपको याद रहने चाहिए, तो इसका हमारा ऑप्शन 1 होगा। ये याद प्लीज़ कर लेना, रॉयल ब्रिटिश बैंक, उसमें और भी कुछ केसेस आपको पता होना चाहिए, एशबरी रेलवे और ये सब। अगला क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। I, a man feeble by disease, is induced by B's influence over him as his medical attendant। तो ये जो आपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे ना 15, 16, 17, 18, आई मीन सेक्शंस पढ़े होंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हाँ, a man feeble by disease is induced by B's influence over him as his medical attendant to agree to pay B an unreasonable sum for his professional service। तो क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया यहाँ पे, ठीक है। दूसरा, ए रेलवे कंपनी रिफ्यूजेस टू कैरी गुड्स अनलेस अ कंसाइनर साइंस अ कॉन्ट्रैक्ट अग्रीइंग नॉट टू होल्ड कंपनी लायबल फॉर नेग्लिजेंस। तो रिफ्यूजेस टू कैरी द गुड्स, ये क्या लगता है आपको, ये सही होगा कि गलत होगा, ये भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तीसरा, ए बीइंग इन डेब्ट टू बी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी नॉट टू रेज अ प्ली ऑफ लिमिटेशन इफ बी सूज ए लेटर, तो इट्स अ वैलिड एग्रीमेंट, चलेगा। तो ये हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जो ऑप्शन नंबर हमारा 3 है वो क्या, वो हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। और फोर्थ क्या है, ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक। तो इम्पॉसिबल चीज़ के लिए क्या होता है, वैसे भी वॉइड होता है, तो सिर्फ ओनली 3, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 43, X holds Y at gunpoint and makes him sign a gift deed of all Y's property in favor of G, X daughter. This agreement is, तो ये agreement क्या है, valid if ratified by Y। तो ये बेसिकली क्या है यहाँ पे, ये जो गिफ्ट डीड साइन करा रहे हैं, ये अग्रीमेंट कैसा है, हाँ, ये क्या अग्रीमेंट फ्री कंसेंट से तो डेफिनेटली नहीं है। तो वैलिड इफ रेटिफाइड बाय वाई, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ वाई, वॉइड एब इनिशियो, वैलिड एज इट इज़ गिफ्ट। तो ये दो तो नहीं होगा, है ना, आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली क्या है, वॉइडेबल है वाई के ऑप्शन पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 44, मधु एन अनपेड सेलर एक्सरसाइजेज द राइट ऑफ लियन अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। राइट ऑफ लियन मतलब कोई पैसा नहीं देता तो सामान को रख लेना, देना नहीं, ठीक है। मतलब मैंने आपको बहुत लेम मैन के भाषा में, बहुत मोटे भाषा में समझाया कि सामान लेके रख लेना जब तक वो पैसा नहीं देता। तो मधु एन अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज द राइट ऑफ लियन अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। तो राइट ऑफ लियन कब मतलब आप एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है। तो पहला सिचुएशन क्या है कि बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स टू बायर, हाँ कर सकते हो। when goods have been sold without any stipulation as to credit, हाँ। when goods have been sold on credit but term of credit has expired, when buyer has become insolvent। तो ये तो क्या है, चारों ही हैं, तो यानी कि इसका जो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा, A, B, C एंड D। क्वेश्चन नंबर 45, हीरालाल ट्रेडर्स अ पार्टनरशिप फर्म एंटर्स इनटू अ सप्लाई contract in March 2020 with Pimla Limited for providing 100 bales of cotton for the next 3 years at a fixed price.
In April 2020, the COVID-19 pandemic causes nationwide lockdown and closure of all businesses. Hiralal Traders claims the contract is discharged. दिस इज़ अ केस ऑफ। तो देखो इन लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा रिलेवेंट बना के दिया है, बट क्या है ये ऐसा कुछ बहुत हाई फाई नहीं पूछा गया, बहुत नॉर्मल सी चीज़ पूछी गई है। तो क्या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया? नहीं। फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? यस। क्यों? क्योंकि अब पॉसिबल ही नहीं है बिजनेस कर पाना, नो विजन नहीं है, अल्टरेशन नहीं है, इट्स फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका क्या ऑप्शन 2 कितना ईजी सा है, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन को थोड़ा फैंसी बना के पूछा है कि अगर कोरोना वाला चीज़ उन लोगों ने डाल दिया। एक्स एंड वाई बोथ हिंदूज मैरिड इन 2022। Ex-husband was 21 years of age while wife was 16 years of age. According to the provision of Hindu Marriage Act 1955, the marriages। तो अब ये क्या होगा, आप मतलब आप क्वेश्चन समझे? क्वेश्चन इसमें क्या है, क्वेश्चन यही है कि वो मतलब बाल विवाह जिसे बोलते हैं, एग्जैक्टली नॉट बाल विवाह, मैं समझ गया ना कि माइनर की शादी हो गई, तो शादी कैसे होती है, वो शादी इंडिया में कंप्लीटली वैलिड होती है, बस पनिशमेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगला, वरना वैसे वुमेन के लिए ऐसा मान जाता है कि बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसमें हम मैच करना है लिस्ट को। तो यहाँ पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं हमारे फैमिली लॉ से रिलेटेड, ठीक है। तो पहला क्या है, मदर एज अ नेचुरल गार्जियन। ये कौन से केस में कहा गया है, ये हमारा कहा गया है, आप लोग इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मदर एज अ नेचुरल गार्जियन ये कहाँ पे कहा गया है, ये हमारा गीता हरिहरन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ए का 2, तो 2 ऑप्शन है। गीता हरिहरन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे ये भी चीज़ बताई गई है, अगर आप लोग पढ़ोगे केस की मतलब थोड़ी सी डिटेलिंग है, आप कम टाइम मिले तो आप पढ़ सकते हो, आजकल तो AI है वो आपको बहुत शॉर्ट में बता देता है, ठीक है। यहाँ पे ये भी समझाया गया था कि इन द एब्सेंस ऑफ फादर, मतलब ज़रूरी नहीं है कि मदर ही नेचुरल गार्जियन तभी कहलाएगी जब फादर है नहीं, फादर अगर है लेकिन वो टेक केयर नहीं कर पा रहा बच्चे की प्रॉपर्टी की, तो मदर कैन बी अ नेचुरल गार्जियन। दूसरा ओके, फिर दूसरा क्या है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स। तो इससे रिलेटेड 3 लैंडमार्क केसेस हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड एक तो टी सरिता वर्सेस टी वेंकट सुब्बैया है ना, फिर हमारे पास सरोज रानी का केस है, और फिर सरोज रानी, उसके बाद हरमिंदर कौर का, तो ये हरविंदर है ना, दोनों ही है शायद इसमें, तो आप एक बार चेक कर लेना। तो ये 3 लैंडमार्क केसेस है इससे रिलेटेड, ठीक है। जो टी सरिता वर्सेस टी वेंकट सुब्बैया है वो ये कहता है कि जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है, बाकी ये जो दोनों कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। तो बी का क्या होगा, 1, तो ये दोनों में ही बी के 1 है। चलो अगला है सी, बात करते हैं इर्रिट्रीवेबल ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज। तो ये कौन से केस में हुआ है, ये नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली, यानी कि सी का 3 है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन 1 आ जाएगा। और डिवोर्स और म्यूचुअल कंसेंट कहाँ पर कहा गया, सुरेशा देवी वर्सेस ओम प्रकाश के केस में कहा गया है। ये केस में बेसिकली ये कहा गया ना कि म्यूचुअल कंसेंट में अगर जब आपने पिटीशन फाइल करी कि आपको डिवोर्स चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल कंसेंट, तो कोर्ट कुछ कूलिंग ऑफ पीरियड देती है, उस कूलिंग ऑफ पीरियड के बाद अगर एक भी पार्टी मुकर गया तो डिवोर्स में म्यूचुअल कंसेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन 48, विच ऑफ द फॉलोइंग केस डज नॉट पर्टेन टू मेंटेनेंस ऑफ ए मुस्लिम वुमेन। मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम, ये तो मेंटेनेंस से रिलेटेड है, तो ये नहीं। शाहबानो वर्सेस इमरान खान, ये भी नहीं। डैनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी नहीं। ऑब्वियसली सरला मुगदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये क्या बात, इस केस में क्या होता है, बहुत लैंडमार्क केस है। इसमें क्या होता है, हस्बैंड ने हिंदू था और एक शादी ऑलरेडी हो रखी थी, धर्म परिवर्तन करके इस्लाम में कन्वर्ट होके एक और बीवी से शादी करना, तो वो मैरिज क्या होगी, वैलिड नहीं होगी, वो वॉइड मानी जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर वैलिड अडॉप्शन अंडर सेक्शन 11 ऑफ द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ठीक है। द सेम चाइल्ड may not be adopted simultaneously by 2 or more person। तो ये बात तो सही है, ये लिखा है नॉट अ कंडीशन फॉर वैलिड अडॉप्शन। तो जो पहला तो डेफिनेटली जो है कि एक ही बच्चों का बार बार नहीं अडॉप्ट कर सकते हो, है ना। द सेम चाइल्ड में नॉट बी अडॉप्टेड साइमल्टेनियसली बाय 2 or more person, तो ये तो बात सही कही गई है, ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 क्या कह रहे हैं, मतलब ये आंसर नहीं होगा। द चाइल्ड टू बी अडॉप्टेड मस्ट बी अ हिंदू, तो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस की बात हो रही है, तो
बोला गया कि इज़ नॉट अ कंडीशन फॉर वैलिड अडॉप्शन। तो कहीं पे भी ये लिखा है, जैसे आप लोग सोचोगे कि आप हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट पढ़ रहे होंगे, मैं जिसने पढ़ा है उसे तो पता ही है, लेकिन जो गेस कर रहे हैं मैं उनके कंटेक्स्ट में बता रही हूँ। अगर आप लोग सोचेंगे कि हिंदू होना चाहिए, यहाँ पे आप लोग फंस सकते हो, है ना। तो जो ऑप्शन 2 है वो है इसका करेक्ट आंसर। मैं बाकी ये 2 भी पढ़ा देती हूँ। द चाइल्ड टू बी अडॉप्टेड मस्ट नॉट हैव बीन प्रीवियसली अडॉप्टेड, एकदम सही बात, ठीक। और मतलब जो बच्चा ऑलरेडी अडॉप्टेड है उसे दोबारा अडॉप्ट नहीं कर सकते। द चाइल्ड मस्ट बी बिलो द एज ऑफ 15 ईयर्स अनलेस देयर इज अ कस्टम परमिटिंग द अडॉप्शन ऑफ ओल्डर पर्सन। हाँ, 15 साल से नीचे का बच्चा ही अडॉप्ट हो सकता है। अगर आपको मैं कह रही हूँ सेकंड में कन्फ्यूजन है ना, ये 3 अगर आपने पढ़ा होगा तो ये 3 तो आप एलिमिनेट इजिली कर लोगे, क्योंकि ये तीनों तो सही है। तो ऑप्शन बस 2 गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मिस्टर सीजर एन इंडियन डिराइव्स इनकम फ्रॉम वेरियस सोर्सेज in financial year 2021-2022 he gained rupees 50,000 from trading of shares and other securities in the stock exchange, short term capital gains, under which head of income and at what rate it is taxable। अब इसे देखिए, घबरा मत जाना, ठीक है। इसका बेसिकली क्या है, हमारा कैपिटल गेन्स की कैटेगरी में आएगा। इससे क्वेश्चन एक ही 2 बनते हैं और कभी कभी बनते हैं, तो कैपिटल गेन्स की कैटेगरी में आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, सेक्शन 17 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 डील्स विद। तो एक ही तो क्वेश्चन आएगा तो दूसरा भी क्वेश्चन आ गया है। तो ये किससे डील करता है, ये हमारा डील करता है सैलरी से रिलेटेड, सैलरी प्रिक्विजिट एंड प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी। ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस, अगर आप इनकम टैक्स एक्ट पढ़ोगे ना तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों से पूछा गया है। ऐसा नहीं कि इनकम टैक्स एक्ट पूछा गया तो उसमें से रैंडम कुछ पूछा है, इन लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज़ें पूछी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, arrange the following provision under the Hindu Marriage Act 1955 in consequence of the section they appear in the act। ठीक है, तो सबसे पहले दे रखा है legitimacy of children of void and voidable marriages, तो ये सेक्शन 16 में दे रखा है, ठीक है। डिवोर्स कहाँ पे दे रखा है, सेक्शन 13 में दे रखा है। जुडिशियल सेपरेशन कहाँ पे दे रखा है, सेक्शन 10 में दे रखा है जुडिशियल सेपरेशन। कंडीशन फॉर हिंदू मैरिज, तो ये तो सेक्शन 5 में दे रखा है। तो सबसे पहले डी आएगा, डी फिर सी फिर बी फिर ए, तो यानी कि 52 का हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, अरेंज द फॉलोइंग लैंडमार्क कॉन्ट्रैक्ट लॉ डिसीजन इन द सीक्वेंस दे वर प्रोनाउंस्ड बाय द कोर्ट। अब इसमें बड़ी दिक्कत हो सकती है कि कौन सा कब आया था, लेकिन पूछा जाता है तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो सबसे सब पुराना केस जो है वो है हमारा हेडले वर्सेस बैक्सेंडल का केस है। इसके ईयर याद कर लो सबके नाम, तो एटलीस्ट जितने यहाँ पे दिए गए उनके ईयर याद कर लो। हेडले वर्सेस बैक्सेंडल का कब आया था, ये 1854 में आया था। कालेर वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी उसके बाद अगला है, वो आया था 1893 में, ठीक है। उसके बाद मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष 1903 में आया था। और बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर ये हमारा आया था 1919 में, ठीक है। तो यानी कि डी सी ए बी, तो जो हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का क्या प्रिंसिपल नहीं है, मिटिगेशन ऑफ रिस्क, ऑब्वियसली विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, तो मिटिगेशन रिस्क तो होगा ही, सब्रोगेशन भी होगा, कॉज अप्रॉक्सिमिया, ये तो तीनों चीज़ें होंगी। तो ऑब्वियसली क्या बचता है 4, तो इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर 4 डोनेशियो मोर्टिस कॉजा। ये किसका कंसेप्ट है, ये गिफ्ट लो प्रॉपर्टी का कंसेप्ट है। जब इंसान डेथ बेड पे होता है, मरने वाला होता है, तब वो गिफ्ट करता है, ये वो कंसेप्ट है। ये इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का प्रिंसिपल नहीं है। इनफैक्ट आपको ये चीज़ें मतलब ये देख के पता चल जाएगा, है ना। ये तीनों चीज़ें नहीं भी पता हो तो ये पता है ना कि प्रॉपर्टी लॉ का है, जब इंसान मरने वाला होता है तब वो गिफ्ट देता है, तो इसकी बात करता है। क्वेश्चन 55, under the Marine Insurance Act 1963, a marine insurance contract may protect the assured against the risk incidental to sea voyage and cover losses on ship or hull। A ये कहता है, B कहता है हाँ तो सही बात है, B क्या कहता है, गुड्स और कार्गो, सही बात है। सी फ्राइट, सही बात है। D किसकी बात करता है, लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टीज, हाँ ये भी है। तो ए बी सी एंड डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 56, बाय प्रोनाउंसिंग द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ ए स्टैट्यूट द कोर्ट मस्ट स्टार्ट विद द प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ इट्स
कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग केस आर एसोसिएटेड विथ दिस प्रिंसिपल। तो कोर्ट प्रिज्यूम करके चलेगी कि वो जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल ही है। तो इसका जो है ये हमारा स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा में भी हुआ था, चरणजीत लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भी है, और फिर ये RMD चमरबॉग वाला केस में भी है। तो 56 का क्या है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल एड इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। आपका एक्सटर्नल एड, इंटरनल एड ये सब IAS में आपने पढ़ा होगा तो उससे पता होगा। तो इसमें से बोल रहे हैं कि कौन सा जो है वो इंटरनल एड नहीं है। तो प्रियम्बल तो होगा डेफिनेटली, पार्लियामेंट्री नोट और डिबेट्स ये नहीं है, तो करेक्ट आंसर मिल गया आपको। बाकी लॉन्ग टाइटल, मार्जिनल नोट, प्रियम्बल ये सब तो अंदर ही रहता है, तो सबका इंटरनल एड है। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी एन एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट अंडर सेक्शन 3 ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। तो इससे आपको एक और चीज़ पता चल रही है कि एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट के बारे में सेक्शन 3 में बताया गया है कॉम्पिटिशन एक्ट के। तो किसको एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट कंसिडर किया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन किसकी बात करता है? ए बोलता है सप्लाई अग्रीमेंट रिस्ट्रिक्टिंग प्रोडक्शन, ये तो है। बी एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट, ये भी है। ये सब एंटी कॉम्पिटिटिव ही तो है। टाइन अरेंजमेंट, ये भी एंटी कॉम्पिटिटिव है। फिर डी बिड रिगिंग, ये भी है। तो यानी कि ABCND, तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, while inquiring whether an enterprise enjoys a dominant position under section 4 of the Competition Act 2002, which of the following factors are to be considered? ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा कॉम्पिटिशन एक्ट पता होगा तो आप कर लेंगे। कॉम्पिटिशन एक्ट में कुछ ही सेक्शंस हैं, तो इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, और ये बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें पूछी गई हैं। तो क्या क्या चीज़ों को कंसिडर किया जाएगा? पहला है हमारा मार्केट शेयर ऑफ द एंटरप्राइज, हाँ इसे देखा जाएगा। डोमिनेंट पोजीशन मतलब आप तो नाम से ही पता चल रहा है, आप सेक्शन 4 हटाओ, डोमिनेंट पोजीशन मार्केट में है ना। तो हम ये देखेंगे कि क्या मार्केट शेयर एंटरप्राइज का, साइज एंड रिसोर्सेज ऑफ द एंटरप्राइज, हाँ ये देखेंगे। इकोनॉमिक पावर क्या एंटरप्राइज की, और फिर डिपेंडेंस ऑफ कंज्यूमर ऑन द एंटरप्राइज, चारों ही हैं। 59 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, ABCND। अरेंज द फॉलोइंग स्टैट्यूट्स बेस्ड ऑन द ईयर ऑफ देयर इनेक्टमेंट। ये क्वेश्चन मैंने पता है 2-3 बार देखा है, इनफैक्ट मैंने ना इसे UGC नेट के भी देखा है, और इसका पैटर्न थोड़ा सेम है, मैं आपको कई बार बताती हूँ। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो हमारा 1972 का है, ठीक है इसके अंदर। और मैंने पहले ये बता दिया आपको, मतलब मैं आपको ईयर वाइज बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है वो हमारा कब का है? वो हमारा 1980 का है, ठीक है। और उसके बाद फिर NGT, ये तो सबको पता होगा, NGT 2010 का, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी आई होप सबको पता होना चाहिए। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब का है? 1986 का है। तो यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारे ऑप्शन 1 होगा। तो सबसे पहले B, फिर A, फिर D, फिर C, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट डिड द सुप्रीम कोर्ट होल्ड दैट द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 does not prohibit the issuance of ex post facto environmental clearance? तो ये कुछ केसेस आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये जो है हमारा इसका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, पाहवा प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड का केस था ये। क्वेश्चन नंबर 62, सेक्शन 27 क्लॉज 2 ऑफ द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 enshrines which of the following principles of trademark law? ठीक है, कौन से ट्रेडमार्क लॉ के कौन से प्रिंसिपल के बारे में बात हो रही है? बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ट्रेडमार्क एक्ट का। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे? पासिंग ऑफ की बात हो रही है इस सेक्शन में, ठीक है, पासिंग ऑफ। तो यानी कि ऑप्शन 2। अच्छा आप लोग, मैं जानबूझ के सारे ऑप्शंस नहीं रीड कर रही क्योंकि मैं थोड़ा लर्निंग के पर्पज़ से कराना चाहती हूँ, टाइम कम है, इतनी बड़ी वीडियो होगी, पेपर भी आने वाला है, तो मैं जस्ट सॉल्व कराने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा बहुत आसपास का जो हो रहा है मैं वो भी बता दे रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट इज द मैक्सिमम पनिशमेंट दैट कैन बी इम्पोज्ड फॉर क्रिमिनल कंटेम्प्ट अंडर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 इन इंडिया? तो ये जो है सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकता है फॉर 6 months,
और फाइन ऑफ ₹2000 और बोथ, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 64, ये तो कोई चीज़ें आपको समझाने वाली नहीं, आपको पता होनी चाहिए, पढ़ा होना चाहिए, तो आप आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, अरेंज द फॉलोइंग चैप्टर्स अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 एज पर द सीक्वेंस इन विच दे अपीयर इन द स्टैट्यूट। तो कंपनी लॉ में जिस तरीके से आते हैं कंपनीज एक्ट में, वैसे इन्हें अरेंज करना है। तो ए है कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट, अमलगमेशन। बी है वाइंडिंग अप, इसके आपको सेक्शन बेसिकली पता होने चाहिए, ठीक है। तो बी है हमारे किसकी बात करता है, वाइंडिंग अप की बात करता है। सी बात करता है अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। डी बात करता है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय कंपनीज। अब एक क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं एक चीज़ बताऊंगी कि आप लोग ना बहुत ज़्यादा अब इस क्वेश्चन को लगते हैं तुक्का लगाने, अच्छा नहीं ये पहले हो सकता है, वो पहले हो सकता है, ज़्यादा ही कॉमन सेंस लगाने लग जाते हैं। तो टाइम को प्लीज़ ध्यान में रखना। मतलब आप ऐसे क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हैं, ये नहीं कि लग के बैठ के अच्छा ये वाला पहले होगा, ये तो मुझे पता है, मैं जानबूझ के रिवाइंड करा रही क्योंकि कुछ दिन बाद पेपर है ना। तो आपको क्या करना है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि मेरे पास टाइम लिमिटेड है, मार्क फॉर रिव्यू कर देना, टाइम बचेगा तो उस हिसाब से सॉल्व करना है। तो इसमें जो है सबसे पहले आएगा अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। फिर आएगा हमारा यानी कि अब सी होगा सबसे पहले, तो यानी कि 4 और 2 में से होगा। फिर आएगा हमारा एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय कंपनीज, ठीक है। फिर डी है यानी कि ऑप्शन 2 है हमारा। उसके बाद आएगा कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट्स एंड अमलगमेशन, और लास्ट है वाइंडिंग अप। ये तो सबको ही पता रहता है वाइंडिंग अप लास्ट में आएगा, तो इन्होंने ऑप्शन में ऐसे बनाया, लास्ट में बस वाइंडिंग अप ही डाल दिया। चलिए अगला क्वेश्चन 65 है। द डेफिनेशन ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेशन इन रिलेशन टू गुड मीन्स एन इंडिकेशन which identifies such good as originating in the territory of a country. B, a region or locality in that territory. C, आप लोग प्लीज ध्यान से सुनिएगा, है ना, जोग्राफिकल इंडिकेशन का ये सवाल है। C, a given quality, reputation or other characteristics of goods essentially attributable to its geographic origin. और D बात करते हैं लोकेलिटी वेयर गुड्स आर मैन्युफैक्चर फॉर एक्सपोर्ट पर्पसेज ओनली। तो इंडिकेशन डी तो डेफिनेटली नहीं है, डी को छोड़ के बाकी ए बी सी है, ठीक है, डी नहीं है, बाकी ये है, तो यानी कि इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 66, द ऑथर इन रिलेशन टू एनी म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क विच इज कंप्यूटर जनरेटेड इज। तो द पर्सन हु कॉजेज द वर्क टू बी क्रिएटेड, लिखा है ना कंप्यूटर जनरेटेड वर्क, तो ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 67, अंडर विच इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट मैकेनिज्म can a party bring a claim for violation of its international trade rights and obligation against another member of WTO? तो इसका जो है WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट अंडरस्टैंडिंग DSU, ठीक है। ये इसके बॉडीज ऑर्गन्स ये सब आप पढ़ लेना, है ना, ये तो साफ साफ लिखा भी है। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैंडर्डाइजिंग टर्म्स यूज्ड इन इंटरनेशनल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग इनकोटर्म्स। तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है, इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 ICC। क्वेश्चन नंबर 69, मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। अब देखो मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ ना, मे बी आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन उसको समझाने वाला नहीं है, इस वजह से मैं ऐसे बता रही हूँ। लेकिन आप और भी ऑप्शन पढ़ना, जैसे आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इसमें WTO तो नहीं होगा, UN सेट्रल तो नहीं होगा, इस तरीके से आप थोड़ा बहुत एलिमिनेट भी करना। मैं तो अभी जस्ट ऐसे ही बता दे रही हूँ, बट एक कोई पेपर सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी नहीं बता रही। ये जो आप सबने बोला था, आपने रिक्वेस्ट किया था, तो जस्ट मैं एक पेपर आपको सॉल्व करके मतलब सॉल्व कर रही हूँ आपके लर्निंग पर्पज़ के लिए। लेकिन मैं आपको क्या बोलूँगी, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप लोग जो है क्या करना है, आप लोग को ऑप्शंस भी सारे पढ़ने हैं, ठीक है, सारे ऑप्शंस पढ़ना फिर करना। क्वेश्चन नंबर 69, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 लीगल मैगजिम, लिस्ट 2 केस लॉ की बात करता है, ठीक है, लीगल मैगजिम और केस लॉ उससे जुड़ा हुआ बताना है। तो सबसे इंजूरिया साइन डैमनम और डैमनम साइन इंजूरिया, ये तो सबको पता होना चाहिए। तो इंजूरिया साइन डैमनम ये है एशपे वर्सेस वाइट, तो A का 2 में दे रखा है। फिर ठीक है, फिर उसका डैमनम साइन इंजूरिया, तो ग्लूकोस्टर ग्रामर स्कूल, तो ये B का क्या है 1, दोनों में ही B का 1 दे रखा है। फिर है हमारे पास हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब, और जो D है हमारा, सॉरी 4th है, वो बात करता है स्कॉट वर्सेस लंदन। तो ये किससे रिलेटेड है,
तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1। इसमें शायद आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा और शायद मैंने 1-2 वर्ड्स मिस कर दिए, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पे देखो ये जो डैमनम साइन इंजुरी, इंजुरियस साइन डैमनम वाला आपको क्लियर है। और यहाँ पे ये जो वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरी है ये हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड के केस में कहा गया है। और रेस इप्सा लॉक्यूटर जो है वो हमारा स्कॉट वर्सेस लंदन के केस में कहा गया। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना। सॉरी, रियली सॉरी जो मैंने आगे बोला होगा, आई होप आप लोग को क्लियर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। व्हेन द प्लेंटिफ बाय हिज ओन वांट ऑफ केयर contributes to the damage caused by the wrongful conduct of the defendant, it is considered to be, तो इसे हम लोग कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अगला है क्वेश्चन नंबर 71। ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड पर्पस ऑफ स्पेंडिंग द जनरल फंड्स ऑफ अ ट्रेड यूनियन अंडर सेक्शन 15 ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पेमेंट ऑफ सैलरीज टू पॉलिटिकल कैंडिडेट सपोर्टेड बाय द यूनियन, ये जो है इसका वैलिड पर्पस नहीं है। बाकी कंडक्ट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट ऑन बिहाफ ऑफ ट्रेड यूनियन, ये इसका वैलिड पर्पस है। कंपनसेशन ऑफ मेंबर्स फॉर लॉस अराइजिंग आउट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट, ये भी है। अलाउंस टू मेंबर्स और डिपेंडेंट्स इन केस ऑफ डेथ, ओल्ड एज और सिकनेस, ये भी है। मैंने डायरेक्ट आंसर बता दिया, बट आप ऑप्शन रीड करेंगे तो आपको ज़्यादा चांसेस है कि आपको आंसर समझ आ जाएगा। अगर आपको डायरेक्टली नहीं भी आता होगा ना, तो भी एक बार आप ऑप्शन रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 72। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर केसेस नॉट पर्टेनिंग टू डिसऑनर ऑफ चेक अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, तो ये बताना है। तो इसका पहला जो केस है मोदी सीमेंट्स लिमिटेड वर्सेस कुचिल कुमार नंदी। दूसरा है, अच्छा ये जो केसेस है ना, मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगी, आप इन्हें पढ़ सकते हैं मन करे तो। एनआई एक्ट वगैरह नहीं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है ना, टॉर्ट्स है, फैमिली लॉ है, उन सब में जो भी केसेस बताए जा रहे हैं उनको भी आप जो है पढ़ सकते हैं। तो इसका जो है ओके, तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके सारे केस लॉस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनआई इतना आता नहीं और इतना याद रख पाना भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका यानी कि आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे चलते हैं। एज पर सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, द रिजर्व बैंक हैज़ अ पावर टू गिव डायरेक्शन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो यहाँ पे इन पब्लिक इंटरेस्ट बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा क्या है, इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी, नहीं ये नहीं। तीसरा सी क्या है, टू सिक्योर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज, यस हो सकता है। डी, टू प्रिवेंट अफेयर्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज बीइंग कंडक्टेड इन अ मैनर डेट्रीमेंटल टू द डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट, ये भी है। तो यानी कि ए, सी एंड डी इसका करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 74। सीक्वेंस द फॉलोइंग एज पर सेक्शन 300 ऑफ द इंडियन पीनल कोड 1860। ये क्वेश्चन मैंने 2 बार देखा है ना। तो अभी आप लोगों ने, मैंने इसी क्वेश्चन पेपर में सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, तो 300 का एक्सेप्शन 1 है। तो एक्सेप्शन 1 था, यानी कि सबसे पहले जो है वो हमारा सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन है, तो यानी कि 1 और 2 में से कोई होगा। ठीक है, 1 या 2 में से कोई होगा। फिर दूसरे नंबर पे क्या, एक्ट डन इन गुड फेथ इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ये सेकंड नंबर पे है। तो यानी कि दोनों में ही ए और बी दे रखा है। चलिए सी क्या है, डेथ कॉज विद म्यूचुअल कंसेंट। फोर्थ क्या, एक्ट डन इन सडन फाइट। तो ए, बी के बाद आएगा डी, डी के बाद आएगा सी, तो यानी कि सही ऑप्शन नंबर 2। ये तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं है, बस आपको आना चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 75, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, आपको इसमें मैच करना है ना। और लास्ट क्वेश्चन है, तो मैं आप लोगों के लिए सोच रही हूँ लिख दूँ। एक नेग्लिजेंस है, नेग्लिजेंस के बाद स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है ना। ये टॉर्ट के लैंडमार्क केसेस है, आपको याद रखना चाहिए। फिर क्या है, रेस इप्सा लॉक्यूटर है, ये सब क्या है, सब डॉक्ट्रिन्स हैं, है ना। इससे रिलेटेड लैंडमार्क केस, इसके एसेंशियल्स, ये सब पता होने चाहिए। अगला क्या है हमारे पास, न्यूसेंस है, और उसके बाद केस लॉ के नाम दिए हैं। तो नेग्लिजेंस का केस हमारा किससे रिलेटेड है, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस सुभागवंती वाले केस से रिलेटेड है, यानी कि ए का 1 है, तो 2 ऑप्शन बनते हैं। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का हमारा रायलैंड वर्सेस फ्लेचर है, करेक्ट। फिर तीसरा जो हमारा रेस इप्सा लॉक्यूटर, रेस इप्सा लॉक्यूटर का क्या है, रेस इप्सा लॉक्यूटर का है विंटर बॉटम वर्सेस राइट। ठीक है,
और उसके बाद न्यूसेंस का क्या है, कैंपबेल वर्सेस पडिंगटन। तो आप उसके बाद से यहाँ से आप मैच कर लीजिए कि क्या है, ठीक है। तो आई होप इट इज़ क्लियर। अगर आप लोग को कोई डाउट रहता है या आपको किसी क्वेश्चन को लेके कि कोई लगता है कि नहीं ये होना चाहिए, तो बिल्कुल आप फ्री हैं और आपको लगता था कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। और आप लोग जेन्युइनली चाहते थे और पॉसिबल नहीं था, बट समहाउ आप लोगों ने बोला तो मेरे को भी इससे हिम्मत मिली कि नहीं मैं कर देती हूँ। तो ये था आप लोग के लिए। बाकी कुछ भी डाउट है, कुछ भी फीडबैक है, बाकी आप लोग कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आप मेरे को इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। पूरी कोशिश करूँगी आप लोग को हेल्प करने की। एंड थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।